हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज आप करने वाले नया टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के इस टॉपिक को करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या करके आए थे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अपन ने बात करी, उसकी प्रॉपर्टीज़ करी। आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, डायपोल के लिए, है ना, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन ने क्या किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए कि कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर आज आप बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं +1 क्लास के अंदर वहाँ पर आपने किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब भी पोजीशन के अंदर चेंज हो। एक बॉडी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, उसको उठा के मैं क्या लेके आ रहा हूँ, ऊपर लेके आ रहा हूँ, उसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। और जब मैं उसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, देखो मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशन के अंदर की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ। मैं ऑब्जेक्ट को उठा के ले रहा हूँ, ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के वहाँ पर अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ। और जब भी मैं किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूँगा तो उस बॉडी के अंदर, अगर ये बॉडी क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी उसको बोला जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर यही बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सपोज नीचे की तरफ लग रही है और ये बॉडी जो अगेंस्ट द वर्क कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो इस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, आप किसी भी फोर्स के अगर अगेंस्ट वर्क डन करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है बेटे, वो डिपेंड करेगी अब कौन सी आती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो आज का अपना ये टॉपिक भी यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो यहाँ पर अगर ये मेरे पास एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने इसके चारों तरफ इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहले भी आप ये बातें करके आए हैं। अब अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई और चार्ज आएगा, जैसे ये टेस्ट चार्ज आ रहा है, जैसे आप पहले इन बातों को सारी चीज़ कर चुके हैं, टेस्ट चार्ज ये इन्फिनिटी से आएगा, अगर ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब देखो, आप चाहते हैं कि ये टेस्ट चार्ज इसके और ज़्यादा क्लोज आए, असेंबल करना है इन दोनों चार्जेस को अपने को, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब इस टेस्ट चार्ज को उठाएंगे और इस तरफ चल पड़ेंगे। समझ में आई ये बात? तो अपने को क्या करना पड़ा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, और वर्क डन हमेशा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और यहां पर अब एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। समझिए इस बात को कि जो वर्क डन करना पड़ा इस टेस्ट चार्ज को और इस प्लस क्यू चार्ज को असेंबल करने में, जो वर्क डन करना पड़ा, एंड वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखता हूं, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू assemble the charges of a system, ध्यान देना मैं इस वर्ड के ऊपर बात कर रहा हूं, ऑफ ए सिस्टम, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू सिंबल के साथ अपन क्या करते हैं,
रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बातें आप बड़े अच्छे से ध्यान देना, समझना, नोट करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर क्रिएट कब होती है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा तब क्रिएट होगी। ठीक है, इसका मतलब एक सिंगल चार्ज, अगर ये सिंगल चार्ज होता या फिर ये सिंगल चार्ज होता तो ये पोटेंशियल एनर्जी इनके अंदर नहीं आ सकती थी। अपने को पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर लाने के लिए मिनिमम 2 चार्जेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। एक सिंगल चार्ज कभी भी अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं ला सकता। मगर देखो कैसे, मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड या पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जब किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे। अब अगर फोर्स ही ना होगी तो कैसे वर्क डन होगा? और वर्क डन ही नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी? अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है तो चार्ज ही नहीं होगा तो ये फोर्स ही नहीं होगी, और अगर ये फोर्स ही नहीं होगी तो ये बेचारा किस फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा? किस फोर्स के अगेंस्ट ये वर्क डन करेगा? और अगर कोई फोर्स ही नहीं है तो ये वर्क डन भी नहीं करेगा, और वर्क डन भी नहीं करेगा तो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? जीरो होगी, होगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर लाने के लिए मिनिमम 2 चार्जेस की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आती है एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आती है, एक सिंगल चार्ज की वजह से नहीं आती। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज comes from a system of charge, comes from a system of charge that is minimum 2 charges are required for electric potential energy, समझ गए इस बात को? सेकंड पॉइंट कि ये जो जितने भी आप चार्ज उठा के ला रहे हो, जैसे Q0 चार्ज लेके आए, आगे आप Q1 Q2 और बहुत सारे चार्ज लेके आने वाले हैं, तो ये सभी चार्ज कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? इन्फिनिटी से। तो इस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस आएंगे सभी चार्जेस को कहाँ से लेके आएंगे? इन्फिनिटी से। तभी तो आप क्या निकाल पाओगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे, और पोटेंशियल डिफरेंस से ही क्या निकल पाएगा? वर्क डन निकल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा सभी चार्जेस को जिनके अंदर अपने को वर्क डन निकालना है, जिनकी अपने को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सभी को कहाँ से लेके आएंगे? इन्फिनिटी से। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। ऑल द चार्जेस ऑफ द सिस्टम comes from infinity। ठीक है, थर्ड पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, अब मैं अभी आपको बता रहा था कि एक सिंगल चार्ज की वजह से वर्क डन हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। ठीक है, कोई पोटेंशियल एनर्जी आती नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? द वर्क डन बाय अ सिंगल चार्ज is always zero in the absence of external electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो वो क्या आएगा? उसका वर्क डन हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, देखो इसी को प्रूव भी करते हैं। ठीक है, ये मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से, साथ साथ राइट करते हैं ना, नोट्स बनाते हैं ना बेटे। ठीक है, हाँ जी, देखो कैसे। सपोज है कि ये चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, चार्ज नहीं पड़ा हुआ, मान लेते हैं ए पॉइंट है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं यहाँ पे। एक पॉइंट
अपने पास एक टेस्ट चार्ज है, सपोज ये Q1 है, जैसे Q0 लेते थे ना टेस्ट चार्ज, अब मैंने Q1 ले लिया है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप Q2 को कोई भी यहाँ पर नाम दे सकते हो आप। तो मैंने इस बार इसको नाम क्या दिया है, Q1 चार्ज है। इसको इन्फिनिटी से उठाया, इन्फिनिटी से उठाया, ठीक है, इस B पॉइंट पे ले आए। कहाँ पे ले आए, B पॉइंट पे ले आए, समझ गए। या फिर इसको B पॉइंट भी नहीं लेते अपन, A पॉइंट पे ले आते हैं डायरेक्ट, इन्फिनिटी से उठाया, कहाँ ले आए, A पॉइंट पे ले आए, ठीक है। अब इसने वर्क डन कितना किया, तो वर्क डन हमेशा किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पर बोल दें पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क डन बाय चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इन्फिनिटी पे है, भी जहाँ पहुँचेगा वो वहाँ का फाइनल पोटेंशियल अगर है नहीं, यहाँ पर मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर जिसके पोटेंशियल होगा ही नहीं, देखो आगे देखते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, कौन सा है, Q1 है। अब अपने को पता है कि A के ऊपर पोटेंशियल 0 है ही नहीं कोई चार्ज, तो पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। और इन्फिनिटी पे वैसे पोटेंशियल क्या कंसीडर करके चलते हैं, 0 चलते हैं, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, W/Q1, तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यही तो मैं कह रहा था पहले भी आपको कि एक सिंगल चार्ज है अपने पास, और एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर वो जाएगा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वहाँ पे वर्क डन उसका क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो इन बातों को नोट कर लीजिए, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ जी, राइट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस, क्योंकि एक की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने पता ही चल गया कि एक का वर्क डन 0, तो वर्क डन मतलब एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी 0, ठीक है। अब ड्यू टू टू चार्जेस की वजह से देखो कितनी होगी, ड्यू टू टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस। तो अपन एक चार्ज कंसिडर करते हैं, कंसिडर पॉइंट A, और A के ऊपर चार्ज कौन सा आ चुका है, Q1 चार्ज को अपन लेके आए थे, कहाँ से, इन्फिनिटी से। समझ गए इस बात को, अभी अपन करके आए थे, अभी मैंने आपको समझाया था। Q1 को उठाया, कहाँ से लेके आ रहे हैं, ऑल दी चार्जेस कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। Q1 को कहाँ से लेके आए हैं, इन्फिनिटी पे लेके आए हैं, और Q1 ने कितना वर्क डन किया, A पॉइंट तक आते आते 0 वर्क डन किया, क्योंकि फोर्स ही नहीं थी, कोई चार्ज ही नहीं था, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इससे R, जैसे आप बोलते हैं R डिस्टेंस पे, अब मैं यहां पर लूंगा R12 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है B, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर एक और पॉजिटिव चार्ज को प्लस Q2 को, अब मैं सेकंड चार्ज ले रहा हूं Q2, ठीक है। अब इसको कहां से आप उठा के लाएंगे, इन्फिनिटी से उठा के इस B पॉइंट तक लेके आना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ अप्लाई करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आई ये बात। तो जब आगे से फोर्स लगेगी तो इस Q2 चार्ज को इस तरफ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करेगा तो वो वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलते हैं, नाउ द वर्क डन बाय द चार्ज Q2 बाय द चार्ज Q2, हाँ जी। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जो चार्ज वर्क कर रहा है, इनटू चार्ज, क्योंकि आप पहले करके आए थे ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, यही था ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज।
समझ में आई, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब अपने को पहले तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है बेटे। तो देखो वर्क डन बाय सेकंड चार्ज, क्योंकि यही तो अपन निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय सेकंड चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कौन सा है, वी ए का पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे जो, माइनस इनिशियल पोटेंशियल उसका क्या है, इन्फिनिटी, इज इक्वल टू सॉरी इनटू, अब चार्ज कौन सा कर रहा है, Q2 चार्ज, कहीं Q1 मत पुट कर देना। ये जो वर्क डन निकाल रहे हो किस चार्ज का निकाल रहे हो, Q2 का निकाल रहे हो, तो Q1 Q2 को इस तरफ लेके आ रहे हैं अपन, ठीक है। तो वर्क डन Q2 का है, हाँ जी। तो W2 इज इक्वल टू VA की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर निकाल लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, तो आप बोलेंगे VA जो पोटेंशियल है वो कितना था, K Q1 बाय R12, है ना, एट पॉइंट बी तक, एट पॉइंट बी पे, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, तो अपन ने क्या बोला, K Q1 बाय R12, ठीक है। अच्छा, ये VA की वैल्यू यहां पुट कर दो, देन W2 इज इक्वल टू K Q1 बाय R12 माइनस V इन्फिनिटी कितना होता है, 0 इंटू में क्या है बेटे Q2, तो W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R12। समझने वाले समझ गए यहाँ पर कि क्या गड़बड़ हुई है। अच्छा, तो K की वैल्यू कितनी होती है, K इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि मेरी हैबिट है मैं K ज़्यादा लिख के यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि बुक्स के अंदर मोस्टली ये ऐसे लिखा जाता है, K की वैल्यू को पुट किया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। ये क्या निकल गया, वर्क डन निकल गया जो इस सेकंड चार्ज ने किया है, वर्क डन जो इस सेकंड चार्ज ने किया है। अब अपने को क्या निकालनी थी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है बेटे। तो देखो नाउ पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वर्क डन बाय फर्स्ट चार्ज प्लस वर्क डन बाय सेकेंड चार्ज। डेफिनेशन के अंदर भी अपन ने ये लिखा ना, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो इसने कितना वर्क किया प्लस इसने कितना वर्क किया, तो टोटल ऐड कर दो तो वो क्या निकल गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। तो W1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 0, क्योंकि इसने बेचारे ने तो कोई वर्क डन किया ही नहीं, क्योंकि इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, प्लस W2 की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, W2 की वैल्यू K Q1 Q2 बाय R12 समझ रहे हो, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज, क्योंकि ये Q2 उठ के कहाँ आ रहा है, यहाँ आ जाएगा ना, Q2 यहाँ आ जाएगा। समझ में आई ये बात। तो Q1 और Q2 के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, R12, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस कितना आ गया, K Q1 Q2 बाय R12। हाँ जी, समझ में आ गया आपको ये, ठीक है। तो राइट कर लीजिए। फिर बात करते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री चार्जेस की वजह से। ये तो था कहानी सारी टू चार्जेस की वजह से। अब अगर यहाँ पर थ्री चार्जेस हों तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे इसी के अंदर डायग्राम को ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब एक चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर अब आ जाते हैं एक सिस्टम ऑफ चार्ज के अंदर। अब सपोज थ्री चार्जेस आ गए, थ्री चार्जेस। ये एक पॉइंट ए था जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Q1 है, ठीक है। इसको भी अपन इन्फिनिटी पे लेके आए थे, तो इसकी वजह से वर्क डन कितना आया था, W1 कितना आया था, 0। अच्छा, एक बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट जो कितने डिस्टेंस पे है, R12 का मतलब फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच में। ये Q2 भी कहाँ से लेके आए थे अपन, इन्फिनिटी से लेके आए थे, अभी जिसका वर्क डन अपन ने जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है। अच्छा, अब एक थर्ड चार्ज बेचारा और कहाँ से आया, इन्फिनिटी से ले आए इसको, Q3 चार्ज। ये भी कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये Q3 आएगा तो क्या होगा, इस बेचारे को
इस चार्ज के अगेंस्ट भी और इस चार्ज के अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट बेचारे को काम करना पड़ेगा। अब काम करने का मतलब यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा तो इसके अगेंस्ट भी इसको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसके अगेंस्ट भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। अब सपोज Q1 से Q3 का जो ये डिस्टेंस है ये मान लेते हैं R13। देखो मैं R1 भी बोल सकता था लेकिन सिर्फ ये याद रखने के लिए कि R12 क्या है, डिस्टेंस है फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच में। 13 इसलिए बोला कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। हाँ जी, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बोल देते हैं 2, 3 कि सेकंड और थर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2, 3 है। ठीक है, अच्छा अब वर्क डन सेकंड चार्ज की वजह से कितना आया था, W2 कितना निकाला था अपन ने, वर्क डन K Q1 Q2 बाय R12, ये वर्क डन निकाला था। अच्छा अब अपने को वर्क डन निकालना है कि इस तीसरे चार्ज ने टोटल वर्क डन कितना किया, इस थर्ड चार्ज ने वर्क डन कितना किया। देखो अगर मैं इसके लिए वर्क डन निकालूंगा, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू Q1, ठीक है, चलो मैं यहां पर निकालता हूं, वर्क डन बाय Q3 ड्यू टू Q1, कितना वर्क डन होगा, हाँ जी, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इस पॉइंट पे, सपोज इसको सी नाम दे देते हैं, सी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ये बेचारा भी कहाँ से आया है, इन्फिनिटी से आया है, तो V इन्फिनिटी इंटू चार्ज क्या होगा, Q3। समझ में आई ये बात। और VA की वैल्यू आप पहले भी निकाल चुके हैं, VA की वैल्यू क्या थी, K Q1 बाय R12, यही थी K Q1 बाय R12। और V इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, इंटू में क्या होगा, Q3 होगा। तो वर्क डन इसकी वजह से कितना निकल गया, K Q1 Q3 बाय R12, सॉरी R13 आएगा, डिस्टेंस इनके बीच में कौन सा है, R13। ठीक है, समझ में आई। ये तो वर्क डन करना पड़ा A के अगेंस्ट में, ऐसा ही इसको वर्क डन करना पड़ेगा B के अगेंस्ट में। तो आप क्या लिखोगे, आप वर्क डन बाय Q3 ड्यू टू Q2, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको, हाँ जी, तो कितना आएगा, सिमिलरली W इज इक्वल टू K, यहां पर Q2 Q3 बाय R1 R, अब R कौन सा होगा, 2, 3, R23। ये समझ में आया क्या, हाँ जी। तो थर्ड वाले को टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, एक तो ये वर्क डन करना पड़ा और एक वर्क डन ये करना पड़ा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया जो थर्ड ने किया, तो वर्क डन बाय थर्ड चार्ज W3 से अपन इसको रिप्रेजेंट करें, तो एक तो ये किया इसने K Q1 Q3 बाय R13 प्लस K Q2 Q3 बाय R23, तो टोटल वर्क डन ये हो गया ना इसका, समझ गए। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया K, तो अंदर क्या रह गया, Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। ये वर्क डन करना पड़ा थर्ड को। देखो मैं ये डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकता था, ठीक है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा समझाना पड़ा अंडरस्टैंडिंग में लाने के लिए तुम्हारे। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अब अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, नाउ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होती है, टोटल वर्क डन के इक्वल। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ तीनों चार्जेस की वजह से, W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, तो W1 की वैल्यू तो 0 है, अपने को पता है, इसकी वजह से कितना वर्क डन था, 0 था। W2 का कितना निकाला, K Q1 Q2 बाय R12, और Q3 का कितना आया हुआ है, K इंटू में Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। ठीक है, समझ में आया। तो अब इन दोनों को भी ऐड किया तो K कॉमन आ रहा है यहाँ भी,
मैं ऊपर से रेज कर रहा हूं, राइट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो तो U इज इक्वल टू कितना आ गया, K कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया यहाँ पर Q1 Q2 बाय हाँ जी R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। ये वर्क डन आ गया, और वर्क डन मीन ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई 3 चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो राइट कर लीजिए। ऐसे ही आपके पास अगर 4 चार्जेस हों, सपोज एक चार्ज को और ले आए Q4 को, ये पॉइंट है D, ठीक है, 4 चार्ज हो जाए, तो अब ये जो D है, Q4 जो चार्ज आया है, इसको Q3 के बेचारे के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, Q3 भी इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लाएगा, तो इसको Q3 के अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। इसको इस A के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को बोल देते हैं अपन 1 से लेके 4 के बीच में डिस्टेंस। इसको Q2 चार्ज के अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। समझ गए? तो टोटल वर्क डन इसका किसकी वजह से हो जाएगा, 1 की वजह से वर्क डन निकालो, सेकंड की वजह से वर्क डन निकालो, थर्ड की वजह से वर्क डन निकालो, फिर सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये किसके लिए निकल जाएगा, वर्क डन ड्यू टू 4 चार्जेस के लिए निकल जाएगा। जैसे अपन ने 3 चार्जेस के लिए निकाला ना, ऐसे ही फिर वर्क डन निकल जाएगा 4 चार्जेस के लिए। आप करके देखना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करना। ठीक है, जरूर करके देखना अपनी अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, अपनी तरफ से निकालना वर्क डन बाय Q4 चार्ज। ठीक है, हाँ जी। अगर ऐसे ही n चार्जेस हैं, 4 n चार्जेस, एक सिस्टम के अंदर n चार्जेस हैं, तो n चार्जेस के लिए क्या रहेगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी n चार्जेस के लिए क्या आएगी। ठीक है, तो n चार्जेस के लिए आप क्या लिखोगे, U इज इक्वल टू K, तो कॉमन आएगा, K तो क्या आएगा, कॉमन समेशन। अब देखो यहां पर हमेशा पेयर बन रहे हैं, Q1 Q2, Q1 Q3, Q2 Q3, ये सारे क्या बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर लिखा जाएगा समेशन फॉर ऑल पेयर QI QJ बाय RIJ। देखो कैसे, अगर यहाँ पर 1 2 है तो नीचे भी 1 2 है, 1 3 है तो नीचे भी 1 3 है, 2 3 है तो नीचे भी 2 3 है। समझ आई? तो यही फॉर्मूला, अगर यहाँ पर 1 है और 2 है यहाँ पर, तो यहाँ भी 1 और 2 होगा, 1 और 3 है तो यहाँ भी 1 और 3 होगा। समझ में आई ये बात? तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है फॉर n चार्जेस के लिए, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को, जनरल फॉर्मूले को एक वे के अंदर और भी लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आगे और इसको मॉडिफाई किया हुआ है। इसको लिखा क्या हुआ, 1/2 K समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, समेशन J इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, QI इंटू QJ बाय RIJ, और यहां पर एक कंडीशन है, I डज नॉट इक्वल टू J, I डज नॉट इक्वल टू J। अब देखो इसी को समझना थोड़ा सा। डबल समेशन का मतलब क्या है कि यहां पर दो फैक्टर बनेंगे। देखो मैं इधर से रेज कर रहा हूं एक बार। ठीक है, कि यहां पर दो फैक्टर बनते हैं, डबल फैक्टर बनते हैं यहां पर। डबल फैक्टर कैसे, 1 आ रहा है, 1 फिर से आ रहा है, समझ में आया, डबल टाइम रिपीट होता है। Q2 आया, Q2 फिर से आया, रिपीट हुआ। ऐसे ही आगे जब आप करोगे तो Q3 भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब हर फैक्टर अपने आप को क्या करता है, हर टर्म अपने आप को रिपीट करती है। तो रिपीट करने के लिए डबल, 2 बार आता है कोई चीज़, तो इसलिए यहाँ पर डबल समेशन लगा हुआ है। देखो एक बार और चीज़ मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं I की वैल्यू को 1 पुट करूँ तो अपने पास क्या बनेगा, Q1, और J की वैल्यू को देखो मैं डज नॉट इक्वल टू J का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं I की वैल्यू 1 लिखूंगा तो J की वैल्यू मैं 1 नहीं लिख सकता,
जे की वैल्यू को मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2 3 4 कुछ भी लिखूं मैं, लेकिन अगर मैं आई की वैल्यू को 1 लिख रहा हूं तो जे की वैल्यू को मैं 1 नहीं लिखूंगा। देखो अगर मैं इसको 1 लिखूंगा तो मेरे पास ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है यहां पर कि जिसके अंदर Q1 बाय R11 आए, R11 आए, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। इसलिए अगर मैं i की वैल्यू को 1 लिखूंगा तो j की वैल्यू अगर मैं 2 लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा Q1 Q2 बाय R12, ठीक है। ऐसा ही अगर मैं इसको रिपीट कर दूं कि j को क्या लिखूं, j को 1 लिखूं और i को 2 लिखूं, j को 1 लिख दिया i को 2 लिख दिया तो नीचे भी ये चेंज हो जाएगा R21। समझ में आई ये बात? अब देखो यहां पर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q1 Q2, बीच में डिस्टेंस R12, R12 मतलब Q1 से लेके Q2 तक का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, और अगर इसको मैं ऐसे लिख दिया, जैसे Q1 के ऊपर चार्ज है 3 कूलम, इसके ऊपर 2 कूलम, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है सपोज 2 मीटर का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब मैं यहां पुट करूंगा तो कितनी बनेगी 3 इंटू 2/2, तो ये कितना आ जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा 3, आंसर आया 3। अच्छा, अब अगर इसी सारे कॉन्सेप्ट की मैं वैल्यू यहां पुट कर दूं तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, Q2 की वैल्यू पुट करो 2, Q1 की वैल्यू 3 और R21 इज इक्वल टू R12, R1 से लेके 2 तक जितना डिस्टेंस है तो 2 से लेके 1 तक भी तो उतना ही है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी आंसर अपने को क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। तो चाहे आप 1 2 पुट करो चाहे 2 1 पुट करो तो आंसर आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। यहां पर मेरा समझाना का मतलब ये था कि अगर एक ही वैल्यू को आप पुट करोगे यहां पर तो आपको इसके अंदर हमेशा उसकी वैल्यू रिपीट मिलेगी, 2 फैक्टर बनेंगे यहां पर, ठीक है। 2 फैक्टर बनेंगे, 2 वैल्यू आएगी। देखो वैल्यू थी 1 2 ही, वैल्यू थी 1 2 ही, लेकिन अपने को आंसर मिले हैं 2 और इन्हीं 2 आंसर को खत्म करने के लिए 2 इंटू 3 मिला अपने को, और इस 2 को खत्म करने के लिए कैसे खत्म करेंगे अपन, इसको अगर मैं 1/2 से डिवाइड कर दूं तो ये फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आई? तो इसीलिए मैंने आगे क्या लगाया हुआ है 1/2 लगाया, क्योंकि हर फैक्टर अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। यहाँ पर हर फैक्टर डबल बनेगा और उस वो डबल वाले इस 2 को खत्म करने के लिए 1/2 से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। आप अगर आपको ये कहानी सारी नहीं समझ में आई तो आप अगर यहाँ तक भी करके आओगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये समझ लोगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो हाँ जी तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो द डबल समेशन काउंट the every pair twice to avoid it the factor 1/2 is introduced। जो हर समेशन है, जितने भी ये डबल समेशन है, ये क्या कर रहे हैं, काउंट द एवरी पेयर ट्वाइस, हर पेयर को 2 बार ऐड करेंगे। और उस फैक्टर को, इसको अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक फैक्टर ऐड कर देते हैं 1/2, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक डायपोल के अंदर कितनी आती है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो। तो थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।